नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक वसंत के दूसरे पाठ बचपन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, कृष्णा सोबती इस पाठ की लेखिका हैं और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन के दिनों से हमें परिचय देने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनका बचपन आज के बच्चों के बचपन से भिन्न था और इस पाठ की शुरुआत में उन्होंने पहनने और ओढ़ने में आए बदलावों के बारे में बताया है कि पहले वे बचपन में किस तरह चमकीले और लुभावने रंग पसंद किया करती थीं। बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे सफ़ेद रंग पहनने का मन या बहुत अधिक गहरे नहीं हल्के रंग पहनने का उनका मन होने लगा और आजकल के बचपन की अपेक्षा पहले किस तरह के कपड़े पहने जाते थे इसका भी जिक्र उन्होंने किया। अपने कुछ प्रिय पोशाकों का, कुछ फ्रॉक्स का और कुछ घेरदार फ्रॉक्स का, इसके अलावा कुछ रिबन्स का, गर्म फ्रॉक्स का, ट्यूनिक्स आदि का जिक्र उन्होंने किया है। उनके रंग उन्होंने बताए हैं और उन किस तरह की वो पोशाकें हुआ करती थी ये भी उन्होंने बताया है। हमने पाठ के पहले भाग में विस्तार से देखा था। कपड़ों के साथ जो एक्सेसरीज़ होती थी, मोज़े, स्टॉकिंग्स, उनका जिक्र किया है, किस तरह उन्हें वो खुद धोने पड़ते थे। रविवार की सुबह जूते पॉलिश करने के साथ निकलती थी और उन्हें किस तरह बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था, इसका जिक्र किया है। उस समय के जूते कितने कष्टकारक होते थे। नए जूते जब पहने जाते थे तो किस तरह वे छाले कर दिया करते थे पैरों में, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो साथ में रुई रखते थे ताकि अगर जूता पैर में चुभे तो मोज़े में रुई रख ली जाए। तो उन्होंने कहा कि आज के बचपन में और उस समय के बचपन में बहुत फ़र्क आ गया। आज के जूते पहले के बच्चों के जूतों की अपेक्षा ज़्यादा आरामदेह होते हैं। उन्होंने हर शनिवार को पिलाए जाने वाले ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल का जिक्र किया जिसकी भयानक गंध होती थी। उस ग्लास का जिक्र किया जिससे वह दवा पिलाई जाती थी, जिसे देखकर मितली होने लगती थी, जीव मचलने लगता था। और साथ ही उन्होंने वादा किया इस पाठ के अंत में, इस पृष्ठ के अंत में, कि वे हमें बताएंगी कि किस तरह उस समय के बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में दूरी आ गई है, समय में कितना अंतर आ गया है, किस तरह दिलचस्पियां बदल गई हैं। पहले के बच्चों की क्या रुचि और हॉबीज़ होती थी और आज के बच्चों की रुचिज़ और हॉबीज़ में क्या फ़र्क आया है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ग्रामोफोन और रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। कुल्फ़ी होती थी, आइसक्रीम नहीं होती थी, कचौड़ी समोसा होता था, पैटीज़ नहीं होता था, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत होते थे, कोक और पेप्सी नहीं होती थी। कोको कोला की जगह लेमनेड और विम्टो मिला करती थी। मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ की जगह पहले वेंगर्स और डेविको रेस्तरा हुआ करते थे जहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बड़ा मज़ा देती थी। उन्होंने बताया कि किस तरह शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड बारी भाई बहन लाया करते थे। उन्होंने शिमला मॉल तक जाने का रास्ता भी बताया, किस तरह का रास्ता था घर से लेकर शिमला मॉल तक का। और उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने को मिलती थी और वे चॉकलेट को ऐसे ही नहीं खा लेती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास होती थी और वे रात को बिस्तर में खाना खाने के बाद लेटकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। कहीं भी खड़े होकर वे चॉकलेट खाना पसंद नहीं करती थी। आइए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका बता रही हैं, काफल एक तरह का फल होता है जो उन्हें बहुत याद आता है। ये काफल खट्टा मीठा होता है, लाल रंग का होता है, गुलाबी सा होता है पक जाए तो, रस इसमें भरा होता है। कसमल बड़ा कोमल सा, नाजुक सा होता है और उसे सोचकर ही उसके मुंह में पानी भर आता है। लेखिका कहती हैं कि जब वो याद आता है तो मेरे मुंह में पानी आता है, यानी बड़ा स्वादिष्ट फल हुआ करता होगा। चेस्टनट की भी बात यहाँ लेखिका ने की है। चेस्टनट यानी अखरोट। उन्होंने कहा कि ये गजब की चीज़ है, इन्हें वे पहले आग पर भूनते थे और फिर छिलके उतार कर मुँह में रखते थे तो इसका बड़ा गजब मज़ा आता था, बड़ा अच्छा आनंद आता था। लेखिका ने इसका जिक्र यहाँ पर किया है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, एक और नई चीज़ लेखिका ने याद की, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। लेखिका ने जिक्र किया है चने जोर गरम का। ये एक तरह का
ये एक तरह की खाद्य पदार्थ है, एक तरह की नाश्ते की चीज़ है जिसमें चने को भिगोकर बारीक पीस दिया जाता है, यानी उसका छोटा पापड़ बना दिया जाता है और फिर उसे चाट मसाला या अनारदाने के चूर्ण के साथ खाया जाता है। और उससे भी ज़्यादा लेखिका को जो चीज़ फैसिनेट करती है, जो चीज़ आकर्षित करती है, वो है चने जोर गरम की पुड़िया। यानी जिस कोन में वो चना जोर गरम भरकर दिया जाता था, एक पुराने रद्दी के कागज़ से बड़े हाथ का कमाल दिखाते हुए, हाथ के कमाल को दिखाते हुए, हाथ की कुशलता से नीचे से कागज़ को लपेटते हुए ऊपर से चौड़ा रखा जाता था और नीचे कोन की शक्ल दे दी जाती थी। अक्सर जब कभी आप भेल वगैरह खाते होंगे तो वो एक कागज़ को लेता है, नीचे से घुमाता है, जो कि कोन जैसा बन जाता है। आइसक्रीम का जो कोन होता है वैसा हो जाता है और उसके अंदर भर करके चना जोर गरम दिए जाते थे और वो ऊपर से इतना चौड़ा होता था कोन कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते थे। लेखिका कहती है, एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था विद्यार्थियों। एक फिल्म आई थी क्रांति, जो कि देश की आज़ादी से संबंधित फिल्म थी। उसमें एक जगह ये गाना आया है। आइए आपको ये गाना सुनवाते हैं। लेखिका ने इसके बारे में कहा है कि उस समय में जब लेखिका छोटी थी, उसके बचपन में जब कभी चना जोर गरम बच्चे देखते थे और खाते थे तो उन्हें ये गाना याद आता था। लगभग हर बच्चे को ये गाना याद होता था। आइए आपको उस गाने का एक छोटा सा अंश सुनवाते हैं और उसके बाद हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये गाना सुना, फिल्म क्रांति का ये गाना है। लेखिका को भी ये गाना याद था और वह कहती हैं कि उन दिनों में स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था, हर बच्चा इस गाने को गाया करता था। आगे लेखिका ने कहा है, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। बुरकना यानी छिड़कना। कुछ बच्चों को तेज़ मसाला पसंद होता था, तो वो जो पुड़िया होती थी, वो जो कोन होता था, उस पर वे तेज़ मसाला यानी काफ़ी सारा मसाला छिड़कवाते थे, बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। यानी पूरे गिरजा मैदान का जब तक वो लोग चक्कर लगाते, जितनी देर उस पूरे गिरजा मैदान में घूमते, तब तक उस पुड़िया में से वो चना जोर गरम खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका कहती है कि एक एक पापड़ी को, चने की पापड़ी को मुंह में डालते हुए कदम उठाने में एक अलग ही लय होती थी, एक अलग ही रफ्तार होती थी। यानी हर कदम के साथ एक एक पापड़ी मुंह में जाती थी और चलने में भी आनंद आता था और चना पापड़ी को खाने में भी आनंद आता था। तो लेखिका ने पूर्व के पाठ के भाग में, यानी पहले भाग में, कपड़ों का और एक्सेसरीज़ वगैरह का जिक्र किया, दवाओं का जिक्र किया। यहाँ वो खाने पीने की स्वादिष्ट चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। पहले उन्होंने काफल का जिक्र किया, उसके बाद चना जोर गरम का जिक्र किया। आखिर में लेखिका कहती है, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। छुटपन में यानी बचपन में। लेखिका ने कहा, हमारे बचपन में हमने शिमला रिज पर, शिमला रिज एक जगह है जो पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। जो लोग शिमला घूमने जाते हैं वो शिमला रिज पर घूमने अवश्य जाते हैं। वहाँ बहुत मज़े किए लेखिका ने। वो कहती हैं, वहाँ हमने घोड़ों की सवारी की है। चूँकि शिमला पहाड़ों पर बसा हुआ है, हिल स्टेशन है, लोग पर्यटक जाते हैं, तो घोड़ों की सवारी वहाँ मिलना आसान है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। जब वहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जो लोग शिमला में ही रह रहे हैं, जिन बच्चों का बचपन शिमला में ही बीत रहा है, निश्चित रूप से वे इसका आनंद उठा पाते होंगे जीवन में कभी न कभी, ऐसा लेखिका ने कहा है। इस पाठ में आगे लेखिका कहती है, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते,
उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका ने यहाँ कहा है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कमतर करके समझते थे, यानी हम उन्हें कुछ कम समझते थे, कुछ हल्का समझते थे, हम ज़्यादा कोई तवज्जो, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस घोड़ों को नहीं देते थे, उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। लेखिका कहती है कि जहाँ उनका ननिहाल था, यानी जहाँ उनके नाना का घर था, वहाँ जो घोड़े मिलते थे वे काफ़ी हृष्ट पुष्ट यानी भरे पूरे शरीर वाले और खूबसूरत हुआ करते थे। लेकिन लेखिका यहाँ उनकी बात नहीं करना चाहती, उसने कहा कि उनकी बात फिर कभी करेंगे, अभी वे आगे आपसे बात कर रही हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका ने वहाँ के वातावरण का जिक्र किया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, आसमान में गुब्बारे छोड़ते लोग खरीद कर, तो पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा होता। सामने जाखू का पहाड़, जाखू वहाँ एक पहाड़ की चोटी है जिसका नाम है जाखू, तो बड़ा सुंदर पहाड़ लगता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, बड़ा सुंदर पहाड़ है, इसका जिक्र किया है। रंग बिरंगे गुब्बारे जब उस सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ से होते हुए गुजरते तो उस सफ़ेद बर्फ़ के सामने उनका रंग और ज़्यादा निखर जाता। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर तक गूंज फैल जाती। चर्च के ऊपर घंटी लगी होती है, हम जानते हैं जब प्रार्थना का समय होता है तो घंटी बजाई जाती है, और जब जब वो घंटियां बजती तो उस वातावरण में, उस पहाड़ी वातावरण में उन घंटियों की गूंज दूर तक फैलती। और लेखिका कहती है कि ऐसा लगता जैसे उस घंटी के संगीत के माध्यम से प्रभु यीशु, भगवान ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह स्वयं कुछ कहना चाह रहे हों। तो लेखिका यहाँ उस वातावरण की शांति, सुंदरता, और जब कभी घंटियों का शोर, घंटियों की आवाज़ उस वातावरण में फैलती तो वो आवाज़ शोर नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ईश्वर स्वयं बात कर रहे हों। तो कितना सुहावना और कितना सुंदर वातावरण वहाँ का रहा होगा, इसका जिक्र यहाँ पर लेखिका ने हमसे किया है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिजपर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका ने एक और दृश्य आपके सामने रखा है जो कि है सूर्यास्त का दृश्य, सनसेट का दृश्य। आकाश में सूर्यास्त हो रहा है और जब सूर्य अस्त होता है तो केसरिया रंग पूरे आसमान पर फैल जाता है, सुनहरा रंग पूरे आसमान में बिखर जाता है। लेखिका कहती है गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैली हैं। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होता होगा जब एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और उसकी किरणों ने पूरे आसमान को, पूरे नीले आसमान को गुलाबी और सुनहरा रंग दिया है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं। लेखिका कहती है कि जो पहाड़ फैले हुए हैं उनके मुखड़े गहराने लगते हैं। गहराने लगते हैं का मतलब उन पर अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि रात सूर्यास्त हो चुका है और रात का अंधेरा फैल रहा है। तो जो पहाड़ थोड़ी देर पहले तक बहुत सुंदर लग रहे थे, अब वो नजर आने बंद हो जाते हैं अंधेरे के कारण। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रात हो गई है और चारों तरफ रोशनी की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। रिजपर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। लेखिका कहती है कि अंधेरा होने के बाद शिमला रिज और शिमला मॉल, यहाँ जो दुकानें हैं उनकी चमक घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। जैसे ही रात होती है तो उन दुकानों पर चमक दमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वहाँ एक जगह है स्कैंडल पॉइंट कहलाती है। लोग, यहाँ भी पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, लोग भारी मात्रा में आते जाते हैं। तो वहाँ जो भीड़ है पर्यटकों की और स्थानीय लोगों की, उस भीड़ से जो कोलाहल उभर रहा है, जो शोर उभर रहा है, वो भी लेखिका को बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये पूरे एक दिन का, एक शाम के समय का वर्णन लेखिका ने यहाँ का किया है। सूर्यास्त होने के बाद आसमान में सुनहरे गुलाबी रंग की धारियों का रंग, पहाड़ों के अंधेरे में छुपने का वर्णन, और घरों की बत्तियां जलने का, रिज और मॉल की दुकानों की चमक दमक का वर्णन, कैसे शाम होते ही सारी दुकानें चमचमाने लगती है रोशनी से, और स्कैंडल पॉइंट से आने वाली भीड़ का कोलाहल, ये सभी चीज़ें लेखिका को आकृष्ट करती हैं, लेखिका को अच्छी लगती हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था।
इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। एक और बड़ी गज़ब की चीज़ का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है और आप कभी अनुभव कर कीजिएगा अपने जीवन में, इस पैराग्राफ में दी गई बात का आनंद लीजिएगा। लेखिका कहती है कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, जो स्कैंडल पॉइंट जगह है उसके ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी उन दिनों यानी किन दिनों? लेखिका के बचपन के दिनों में एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान का जो शोरूम था, उसका जो इंटीरियर था, अंदर जब दुकान में जाते थे शोरूम में, तो वहाँ शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब आप कहेंगे शिमला कालका ट्रेन में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसका जिक्र यहाँ किया गया है? विद्यार्थियों, शिमला कालका ट्रेन एक हेरिटेज ट्रेन है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये ट्रेन कालका से शिमला तक जाती है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहाड़ों के बीच से होती हुई ये गुजरती है, कई सुरंगों से होती हुई गुजरती है। इस ट्रेन में बैठकर यात्रा करना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। आप कालका से लेकर शिमला तक जब इस ट्रेन में बैठकर जाएंगे तो प्रकृति का जो सौंदर्य, पहाड़, ऊंचे खड़े पहाड़ और उन पर खड़े लंबे लंबे देवदार के वृक्ष, पहाड़ों की बर्फ और उन सुरंगों और उन पतली पतली कर्व से होती हुई गुजरती वह ट्रेन एक अद्भुत दृश्य आपको दिखाती है, एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाती है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, इसलिए इसका जिक्र यहाँ महत्वपूर्ण है। तो उस दुकान में जो कभी स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने थी, उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और कैसा मॉडल था? पटरियां बनी हुई थी, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली एक ट्रेन थी, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बनाया हुआ था। ये पूरा एक मॉडल बनाया था, असली स्टेशन का जिक्र नहीं है, मॉडल का जिक्र है। लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा था। एक खंबा भी बनाया हुआ था उस मॉडल में जो कि सिग्नल दे रहा था, और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनाई हुई थी। ये एक छोटा सा मॉडल उस शोरूम के अंदर शिमला कालका ट्रेन का खड़ा हुआ था। तो लेखिका याद कर रही है हर उस बात को जो उसने बचपन में अपने शहर में देखी थी, शिमला में देखी थी, और जो बातें आज उसे वापस याद आ रही हैं। उसने कपड़ों का जिक्र किया, उसने दवाओं का जिक्र किया, दिनचर्या का जिक्र किया, खाने पीने की वस्तुओं का जिक्र किया, वहाँ के सौंदर्य का जिक्र किया, पहाड़ों का जिक्र किया, चर्च की घंटियों का जिक्र किया, सूर्यास्त का, मॉल और रिज रोड की चमक दमक का, स्कैंडल पॉइंट के कोलाहल का, और उस दुकान का जिक्र भी किया ख़ास तौर से जहां शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। पटरियां, उस पर खड़ी ट्रेन, लाल टीन की छत वाला स्टेशन, छोटा सा सिग्नल और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई मॉडल सुरंगें। आइए पाठ को आगे देखते हैं। पाठ में आगे लेखिका हमसे क्या कहना चाह रही हैं। विद्यार्थियों, पाठ के इस भाग में लेखिका कहती हैं, पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका ने कहा है कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। वही कौन सी थी? शिमला कालका, जिसका जिक्र हमने पिछले पृष्ठ पर किया था। वही सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी उस समय में थी। आजकल तो काफ़ी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी राजधानी और शताब्दी उपलब्ध है, जिसमें आप सभी बच्चे यात्राएं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिमला कालका गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, उसकी स्पीड बहुत कम है। बहुत ज़्यादा तेज़ गति से वो ट्रेन नहीं चलती है। शिमला से कालका की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे चलती है क्योंकि पहाड़ों के बीच में उसे चलना होता है। तो आज के मुकाबले उसकी रफ्तार बहुत कम है, लेकिन उस ज़माने में वो सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी होती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। लेखिका कहती है कि कभी कभी हमें हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे। आजकल के बच्चों के लिए, आपके लिए हवाई जहाज़ कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन लेखिका जब बच्ची थी, लेखिका जब छोटी थी, तो हवाई जहाज़ देखना एक आश्चर्य का विषय होता था। लेखिका ने बताया कि दिल्ली में जब कभी बच्चों को हवाई जहाज़ की आवाज़ आती तो वो देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ते थे। और उन्हें क्या दिखाई देता? एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है अपने पंख फैलाकर।
चूँकि हवाई जहाज़ बड़े आकार के होते हैं और बच्चे देख रहे होते थे बड़े फैसिनेट होकर, बड़े आकर्षित होकर के, तो वे देखते थे कि एक बड़ा भारी भरकम पक्षी है जो अपने पंख फैलाए उड़ रहा है, और देखते ही देखते वह गायब हो जाता था, कारण उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ होती थी। हाँ, लेखिका ने यहाँ एक और दुकान का जिक्र किया है। वो कहती है कि उस गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान है जो उन्हें नहीं भूलती। जिस दुकान में वो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा था, उसके साथ एक दुकान और है जो लेखिका को बहुत याद आती है, और ये वो दुकान है जहाँ उनका पहला चश्मा बना था। और उन्होंने बताया उस समय आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो डॉक्टर वगैरह और जो महत्वपूर्ण महकमे थे, महत्वपूर्ण पद थे, उन सब पर अंग्रेज़ ही मिला करते थे, तो वहाँ आँखों के डॉक्टर भी अंग्रेज़ ही हुआ करते थे। तो लेखिका को अपनी वो पहली चश्मे वाली दुकान याद है। लेखिका कहती हैं, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेखिका को शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। देखिए, उस समय के बच्चों का रहन सहन खान पान ऐसा था कि कम उम्र में किसी को भी चश्मा नहीं लगता था, आंखें किसी की कमज़ोर ही नहीं होती थी। तो जब लेखिका को छोटी उम्र में चश्मा लगा तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, थोड़ा अजीब लगा। छोटे बड़े लोग उनके चेहरे की तरफ देखते और उनसे पूछते थे, आंखों में कोई तकलीफ़ हुई है, कोई बीमारी हुई है? इस उम्र में ऐनक लग गई, ऐनक चश्मे को कहते हैं। इस उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया, दूध पिया करो। दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, और ये सारी चीज़ें आँखों की रोशनी को तेज़ करती हैं, आँखों को बहुत स्वस्थ बनाती हैं। तो लोग उस समय कहते थे कि अगर शायद तुम्हें चश्मा लगा है इस उम्र में तो तुम्हारी आँखों में तकलीफ़ है, तुम दूध पिया करो। और लेखिका उन्हें डॉक्टर साहब की बात दोहरा देती, जो डॉक्टर ने उनसे कहा था लेखिका से, वही बात लेखिका उन लोगों से कह देती कि अगर कुछ दिन पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा, यानी मुझे थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली ये चश्मा लगा है, परमानेंट नहीं है। जब मैं कुछ दिन पहनूंगी तो फिर ये चश्मा उतर जाएगा, फिर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा डॉक्टर ने कहा था लेखिका से, तो लेखिका उन लोगों को भी यही बात कह दिया करती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कहती है कि मुझे डॉक्टर ने आश्वासन दिया था, यानी मुझे पूरी तरह दिलासा दिया था, मुझे ये समझाया था कि चश्मा उतर जाएगा जब कुछ देर पहनोगी तो। लेकिन लेखिका कहती है चश्मा आज तक नहीं उतरा। मैं बूढ़ी हो गई, मैं एक परिपक्व उम्र में आ गई, अनुभवी हो गई, लेकिन मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा। बस नंबर कम होता रहा। पहले ज़्यादा नंबर का चश्मा था, वो थोड़ा कम होता गया। और लेखिका कहती है मैं इसकी जिम्मेवार हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे, लेखिका से दिन में काम नहीं होता था। कुछ लोग होते हैं जो दिन में काम नहीं कर सकते, उन्हें रात में काम करना ही ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। तो लेखिका भी दिन की रोशनी की जगह रात में टेबल लैंप जलाकर काम करती थी। तो इसके अलावा और क्या होगा, जब लैंप की रोशनी में रात में पढ़ेंगी लिखेंगी तो निश्चित तौर पे आंखों की रोशनी कम होगी। तो लेखिका ने यहाँ इसके लिए, इस चश्मे के लिए खुद को ही जिम्मेवार ठहराया है। लेखिका ने एक बात और जिक्र किया है, जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके एक चचेरे भाई ने, उनके चाचा के लड़के ने उन्हें छेड़ा था, यानी उनका मजाक उड़ाया था, देखो देखो कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं चित्र में लेखिका ने चश्मा लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा और मोटा सा चश्मा है। उन्होंने बताया कि उनके एक चचेरे भाई ने उनका मजाक उड़ाया था, उन्हें छेड़ते हुए। कैसे उनका मजाक उड़ाया देखिए, उनके भाई ने एक शेर पढ़ा था, शेर यानी 2 पंक्तियां पढ़ी थी, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनके भाई ने कहा कि तुम्हारी आंख पर तुमने इसलिए चश्मा लगाया है ताकि तुम्हें सूझे, सूझना का मतलब होता है दिखाई देना, दूर का, तुम्हें दूर का दिखाई दे, दूर का सूझने लगे, इसलिए तुमने आंखों पर चश्मा लगाया है।
यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन लड़की तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी जो सूरत है, तुम्हारी जो शक्ल है वो लंगूर जैसी हो गई है, बंदर जैसी हो गई है। यह एक शेर पढ़ते हुए उनके चचेरे भाई ने उनका मजाक उड़ाया था। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेखिका को थोड़ी गुस्सा आया, थोड़ी खीज हुई कि लेखिका के लिए ये शेर क्यों कहा जा रहा है, क्यों बार बार उन्हें ये शेर पढ़कर, ये दो पंक्तियां पढ़कर उन्हें चिढ़ाया जा रहा है। लेकिन शेर बुरा नहीं था, लेखिका को ये शेर अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेखिका ने बताया कि जब उनके भाई चाय पीकर चले गए तो वो कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हुई, कांच के सामने खड़ी हुई, कई बार अपने को देखा, कभी चश्मा उतार कर देखा, कभी पहन कर देखा, फिर चश्मा उतार कर देखा, फिर चश्मा पहन कर देखा, और उन्हें वो शेर की पंक्तियां याद आती रही, सूरत बनी लंगूर की। क्या मेरी सूरत वास्तव में लंगूर जैसी, बंदर जैसी लग रही है? कभी उनका मन कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मन कहता हाँ बिल्कुल लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा और अच्छा भी और मजाकिया भी। छोटे भाई का टोपा पास में रखा हुआ था तो लेखिका ने उसे उठाकर सिर पर रख लिया। लेखिका को कुछ अजीब सा लगा, कुछ अच्छा भी लगा, कुछ मजाकिया भी लगा। टोपा पहनने के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर लगा कि ये काफ़ी फ़नी सा है, काफ़ी मजाकिया सा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेखिका कहती है ये तब की बात थी जब इस बात से फ़र्क पड़ता था कि चश्मा लगाने से शक्ल कैसी लग रही है। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी अब चेहरे के साथ जुड़ाव सा हो गया है चश्मे का। अगर चेहरे पे चश्मा ना हो तो चेहरा अजीब लगता है। पहले चश्मा होता था तो चेहरा अजीब लगता था, अब चश्मा नहीं होता है तो चेहरा अजीब लगता है। लेखिका ने यहाँ इस बात का, यानी लेखिका बताना चाह रही हैं कि कितना लंबा वक्त गुजर गया कि एक समय चेहरा चश्मे को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और आज चेहरा चश्मे के बिना एडजस्ट नहीं कर पाता। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जैसा मैंने अभी बताया, लेखिका कह रही है कि अब चश्मे के बिना चेहरा अच्छा नहीं लगता। कभी चश्मा उतार कर रख दिया जाए तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मित्रों, विद्यार्थियों, ये पंक्ति बहुत गंभीर पंक्ति है। इस पंक्ति में लेखिका के बचपन से लेकर आज तक की यात्रा है। उन्होंने बताया है कि कितना परिवर्तन आ गया है जीवन में। कभी जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी अब वो जीवन का अंग बन गई है। कभी जिस चीज़ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था अब उस चीज़ के बिना रहना अच्छा नहीं लगता। कभी जो चीज़ चेहरे पर अच्छी नहीं लगती थी अब उस चीज़ के बिना चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो ये जो दूरी है समय की, एक बचपन से लेके आज के बचपन तक, आज की उम्र तक, उसका जिक्र इन दो पंक्तियों में लेखिका ने किया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर सी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका ने कहा कि मुझे वह टोपा याद आ गया, वो काली फ्रेम वाला चश्मा याद आ गया और वो लंगूर जैसी सूरत याद आ गई। लेखिका अपने बचपन को याद कर रही है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेखिका कह रही है कि जब अब मैं शिमला में रह रही हूँ तो मुझे सिर पर टोपी लगाना पसंद है। कभी मैं बचपन में टोपी लगाया करती थी और अब आज जब इस उम्र में आ गई हूँ कि लोग बच्चे दादी और नानी कहने लगे हैं, मैं शिमला में रहती हूँ और मैं सिर पर टोपी लगाती हूँ और इस टोपी को लगाकर लेखिका अपने बचपन में लौट जाती है। उसे अपना बचपन याद आने लगता है। लेखिका कहती है मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। लेखिका के पास कई अलग अलग रंगों की टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कह रही है कि कहाँ दुपट्टा ओढ़ने बैठो। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें उस दुपट्टे से बेहतर लगती है सहज यानी सरल सी, सहल, सुंदर सी, सुभीते वाली, अच्छी डिज़ाइन वाली हिमाचली टोपियाँ। हिमाचल में जो टोपियाँ बनती हैं बच्चों, वो बहुत सुंदर लगती हैं, गोल टोपियाँ होती हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन उन पर होती हैं। लेखिका उन सब
चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, उन्हें इस्तेमाल कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों को याद किया और हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह बचपन में वे छोटी से छोटी चीज़ों का आनंद लिया करते थे। आजकल बच्चों ने अपने जीवन को मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम आदि तक सीमित कर लिया है। हमारे आसपास आनंद लेने और अनुभव लेने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनका आनंद अनुभव नहीं ले रहे हैं। अब हमारी रुचियाँ, हमारी हॉबीज़, हमारी पसंद बहुत ज़्यादा बदल गई है। वो आनंद जो चना जोर गरम खाने में आता था, या वो आनंद जो कचौरी समोसा खाने में आता है, या वो आनंद जो हफ्ते भर टॉफ़ीज़ कलेक्ट करने में आता था, वो अब ख़त्म हो गया है। अब बच्चों को हर चीज़ सहज में उपलब्ध है और साथ ही बच्चों की पसंद और चॉइसेस बदल गई हैं। अब बच्चे उन पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ों में रुचि लेने लगे हैं। वे ट्रेनों की जगह अब उन्हें ट्रेन्स और हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं करते। अब नई टेक्नोलॉजीज़ उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करती। बच्चे उन सब के साथ घुल मिल गए हैं और इस पूरी दौड़ भाग में, चाहे फिर बच्चों पर पढ़ाई का बोझ हो, बस्ते का बोझ हो, सिलेबस का बोझ हो, या इस आसपास चमचमाती हुई दुनिया की चकाचौंध हो, बच्चे इस बचपन का आनंद लेना भूल गए हैं। बच्चे अपने सहज खेल भूल गए हैं। बच्चे दोस्तों के साथ घूमना फिरना भूल गए हैं। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया के साथ खोते जा रहे हैं। अपने बचपन के साथ यादों को जोड़ना भूलते जा रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका आपसे कहना चाहती है कि बचपन जीवन में सबसे अमूल्य समय होता है। ये एकमात्र ऐसा समय है जो जाने के बाद वापस नहीं आता। और जीवन में यदि सबसे कोई मूल्यवान समय है तो वो बचपन है, क्योंकि इस समय आप सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चकाचौंध भरी दुनिया का आनंद लीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने बचपन को जीना मत छोड़िए, अपने बचपन को यादगार बनाना मत छोड़िए। जिस तरह लेखिका बता रही है कि किस तरह उन्होंने अपने बचपन की छोटी छोटी बातों का आनंद लिया, छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लिया, जिन जगहों पर वो जाती थी उनका आनंद लिया, वैसे ही आप अपने आसपास के परिवेश का आनंद लीजिए, अपने बचपन का आनंद लीजिए। यही इस पाठ का संदेश है। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा, इस पाठ की विषय वस्तु समझ में आई होगी। यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को दोहराएं, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ें, वीडियो को देखें, जो शब्द कठिन लगते हैं उनके अर्थ शब्दार्थ में देखें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।